नमस्कार आप सभी को। इतिहास पर संवाद एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं कोमल पांडे, मेरे साथ डॉक्टर के सिंह सर हैं, जिनसे आज हम वार्तालाप के माध्यम से भारतीय इतिहास को आसान तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा ये सवाल है कि इतिहास क्या है? देखिए बेटा, आज से पहले जो कुछ भी घटनाएं घटी वो हमारे लिए इतिहास है। बहुत सिंपली इसको समझने की कोशिश करिए। इतिहास राजा रानी की कहानी नहीं है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। इतिहास सिर्फ युद्ध और लड़ाइयाँ नहीं है, बल्कि इतिहास इससे कहीं ज़्यादा है। इतिहास समाज के बारे में विश्लेषण है। इतिहास हमें संस्कृति के बारे में बताता है। इतिहास लोगों के रहन सहन एवं जीवन शैली के बारे में बताता है। हमें इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए? ये तो हमें इंटरनेट गूगल पे भी मिल सकता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, इतिहास में हमारे पूर्वजों के जीवन के बारे में जानकारी होती है। इतिहास में पूर्वजों ने उस जीवन को कैसे जिया है, और पूर्वजों का दर्पण तो बनता ही है। उन्हें हम किस तरीके से आज के समय में हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो कम से कम उनके बारे में जानकारी तो हासिल हमें करना ही चाहिए। अपने पूर्वजों के बारे में जानना सबके लिए ज़रूरी होता है। जी सर, तो हमें इतिहास पढ़ने का हमें सही तरीका बताइए कि क्या सही तरीका है? अच्छा, आप देखिए, छोटे बच्चों को हम पहले कहाँ से शुरू करते हैं? ABCD से। वेरी गुड। ABCD, क ख ग घ। जी। तो इतिहास भी पढ़ने के लिए हमें AD और BCE जैसे शब्दों पर ध्यान देना होगा। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी और BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। एनो डोमिनी का मतलब है जीसस क्राइस्ट का जन्म जिस वर्ष हुआ, उस वर्ष को हम एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के ठीक पहले के समय को हम BCE में काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि 2021 में हम दोनों संवाद कर रहे हैं, अर्थात जीसस क्राइस्ट के जन्म के ठीक 2021वें वर्ष में हम दोनों इतिहास पर संवाद कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट देखिएगा, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व पहले हुआ, मतलब भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध का जन्म ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट के जन्म के ठीक 563 वर्ष पूर्व हुआ। तो इससे हम इतिहास को जान सकते हैं। एक साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमें CCC के फॉर्मूले पर विचार करना चाहिए। CCC का मतलब ये होता है कि पहला तो कोरिलेशन। इतिहास हर विषय को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करता है। इतिहास में हमें मानचित्र के भी बारे में जानना होगा। इतिहास में हमें साहित्य, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी इतिहास का ही हिस्सा है। हमें साहित्य से इतिहास को जोड़ना होगा। और यहाँ तक कि आप देखिए, कार्बन डेटिंग प्रोसेस पूरी तरीके से विज्ञान है, तो इतिहास का हम कोरिलेशन विज्ञान के साथ करेंगे। इसके साथ ही साथ क्रोनोलॉजी पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्रोनोलॉजी का मतलब जो घटनाएं पहले घटी उस घटना को पहले पढ़ते हुए एक असेंडिंग ऑर्डर में हम इतिहास को पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और इसके साथ आधुनिक भारत, तो इसको हम क्रोनोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। एक शब्द में कोरिलेशन हो गया, इसके साथ क्रोनोलॉजी हो गया, और इसी तरीके से हम इतिहास को CCC के यदि फार्मूले पर पढ़ें तो इतिहास को बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। सर, एक विषय के तौर पे इतिहास में आपका इंटरेस्ट कैसे जगा? देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब मैं बचपन के दिनों में पढ़ा करता था, क्लास 6 से लेकर के 10 तक, तो मुझे याद है श्रीमती विमला मैडम मुझे इतिहास पढ़ाती थी। इतने अच्छे से इतिहास वो पढ़ाती थी जैसे पूरी की पूरी कहानी याद हो जाती थी। और मैं आपको बताऊं, मैंने इतिहास को पढ़ा नहीं है, मैंने इतिहास को जिया है। जब भी मैं दिल्ली गया, आगरा गया, तो ऐतिहासिक स्थलों पर मैं घूमा, घंटों वहाँ पर बिताए। मैं नेशनल म्यूजियम गया, वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति वीथिका मैंने देखी। यही नहीं, मैं जब फतेहपुर सीकरी गया तो वहाँ पर अकबर के द्वारा बनाए गए भव्य राजप्रसाद को घूमा। वहाँ पर कई सारे बहुत दीवाने खास बना हुआ है, दीवाने आम बना हुआ है, बिरबल का महल बना हुआ है, जोधाबाई का महल बना हुआ है, हाथी कला। और एक चीज़ और बता दें, सलीम चिश्ती की दरगाह वहीं पर है।
सलीम चिश्ती की दरगाह, वहाँ पर अभी भी लोग माथा टेकने जाते हैं। मैंने भी माथा टेका था और मैं सिकंदरा भी घूमा जहाँ पर अकबर को दफनाया गया था। तो क्यों नहीं, इतिहास में मैंने जिया है इसको, और इतिहास को मैं कहता हूँ कि हर पीढ़ी को, हर व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है इतिहास। जी सर। सर, आज के बच्चे इतिहास को एक विषय के तौर पे तो ले लेते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस इतिहास को पढ़ने की शुरुआत कैसे करें। तो ये बताइए कि उस इतिहास के अध्ययन का शुरुआत किस अध्याय से हम करें। एग्जैक्टली देखिए, इतिहास में सबसे पहले तो हम लोग को प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानना चाहिए। इतिहास की शुरुआत ही प्रागैतिहासिक काल से। जैसे आप सोचेंगे कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हम आज के समय में इस परिस्थिति में हम कैसे आए, तो इतिहास पृथ्वी के उद्भव के बाद से ही, पहले कपि मानव हुआ करते थे और उसमें से कुछ कपि मानव जंगल से निकल करके मैदानी हिस्से में चले गए। उन्होंने अपने आप को वातावरण के हिसाब से अनुकूलित किया। और इतिहास में हमें प्रागैतिहासिक काल इसलिए पढ़ना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल से ही हमें ये पता चलता है कि रामापिथिकस कैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस में बदला, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कैसे होमो इरेक्टस में बदला, होमो इरेक्टस कैसे निएंडरथल में बदला, और निएंडरथल कैसे क्रो-मैग्नन में बदला, और वही क्रो-मैग्नन का रूप है होमो सेपियंस, जो हम और आप दिख रहे हैं। आपने डार्विन को पढ़ा होगा, डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को बताया। तो इसी तरीके से इतिहास में प्रागैतिहासिक काल बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला लेसन होना चाहिए प्रागैतिहासिक काल। दूसरा लेसन होना चाहिए आदि इतिहास। देखिए, मनुष्य जब स्थायी जीवन की ओर गया तो उसने पशुपालन सीखा, उसने कृषि कार्य को सीखा, वो एक अस्थायी बस्ती की ओर गया, उसे लिखना पढ़ने का भी उसको ज्ञान था। ऐसे काल को हम आद्य इतिहास काल कहते हैं। और आद्य इतिहास काल जब आप जानेंगे तो इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका सबसे पहला लेसन होगा। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत आसान है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता कैसे लगा? वेरी गुड। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पहले एक अंग्रेज थे, चार्ल्स मैसन। 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के एक माउंट को देखा, एक टीले को देखा, और टीले को देखने के बाद उन्होंने एक नोट लिख दिया, उन्हें वैसा कुछ दिखाई पड़ा। तो फिर देखिए 1856 में एक घटना घटी। लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था, और उसी समय लोगों ने वहां से जो टीले दिखाई पड़े थे, उस टीले से ईंटें निकाल करके लगे रेलवे लाइन बिछाने। आप तो जानते ही हैं, भारत में लोगों को ना तो कुछ अता पता है कि भाई यहाँ पर क्या है, कोई खंडहर है, कोई इमारत है, तुरंत सोचते हैं कि खजाना मिल गया और भरना शुरू कर दो। काम लगा तेजी से, रेलवे लाइन तो निर्माण हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने जाने अनजाने में एक कितनी बड़ी सभ्यता के एविडेंस को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। बाद में 1921 में सर दयाराम साहनी के नेतृत्व में उस क्षेत्र की खुदाई हुई। इसीलिए तो हम इसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये हड़प्पा में खोजा गया। इसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। आपने पिक्चर शायद सुना होगा, आई थिंक ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी मोहनजोदड़ो जी। वेरी गुड। तो उसमें मोहनजोदड़ो की खुदाई की उन्होंने राखाल दास बनर्जी ने, और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो चेयरपर्सन थे वो थे सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने एक बहुत बड़ी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरे विश्व भर में तहलका मच गया, और उस समय माना गया कि मेसोपोटामिया के कालीन एक भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसको प्रथम शहरीकरण भी कहा गया है, क्योंकि आप देखिए, शहर हम लोग लखनऊ में हैं या फिर किसी भी शहर में रह रहे हैं, लेकिन याद करिए, पहला शहरीकरण, फर्स्ट टाउनशिप, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कहा जाता है। जी। इसके प्रमुख पुरास्थल कौन है? अब देखिए, अभी तक भारत में लगभग 1500 से ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स खोजी जा चुकी है। और प्रमुख पुरास्थल की बात की आपने तो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर और लोथल, रंगपुर, बनावली, कालीबंगा, दैमाबाद। ये बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सब इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान बहुत सारी चीजें मिली हैं। जी सर। सर, ये बताइए कि
इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या रहा? टाइम पीरियड, वेरी गुड। अब देखिए, बीसी हमने बताया था, एडी और बीसीई, इस सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2600 वर्ष बीसी, मतलब 2600 बीसीई से लेकर के 1800 बीसीई तक माना जाता है। मतलब कुल मिलाकर के लगभग 800 वर्ष। लेकिन हड़प्पा कालीन सभ्यता को 3 फेज में बांटा जाता है। इसमें पहला फेज आता है प्री हड़प्पन, सेकेंड जो फेज आता है वो डेवलप्ड हड़प्पन, और थर्ड फेज जो आता है वो होता है पोस्ट हड़प्पन। तो इस कुछ जगहों पर तो आप देखिए सिर्फ एक फेज मिला है, कुछ जगह पे 2 फेज मिला है। जैसे कालीबंगा की मैं बात करूं, कालीबंगा में तीनों फेज मिले हैं, प्री हड़प्पन, डेवलप्ड हड़प्पन और साथ ही साथ पोस्ट हड़प्पन एरा, तीनों मिला है वहां पर। जी सर, तो इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं भी होंगी? वेरी गुड। इस सभ्यता की विशेषता तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंसर है इसका, लेकिन मैं संक्षेप में इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा और खास करके अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा कि हड़प्पा संस्कृति की जो सबसे मुख्य विशेषता थी वो थी वहां की नगर नियोजन। जो टाउनशिप इतने अच्छे तरीके से प्लान्ड वे में की गई थी। हड़प्पा संस्कृति जो है का जो क्षेत्र था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसकी जो चौहद्दी थी वो चौहद्दी थी जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर के महाराष्ट्र के पास में दहमाबाद तक, और सुक्ता गेंडोर से लेकर के आलमगीरपुर तक। और इस क्षेत्र में बहुत सारी जो व्यापक खुदाइयां हुई हैं, खुदाई के दौरान हमें ये पता चला है कि नगर नियोजन के साथ साथ नगर 2 हिस्से में बटा हुआ था। एक तो दुर्ग था जिसमें राजा रहा करते होंगे, जो पूरी तरीके से किलेबंद था, और दूसरा था सामान्य आवास, जैसे जो सिंपल लोग वहां पे रहा करते थे। इसके साथ साथ वहां पर सड़कों के किनारे नालियों का भी प्रमाण मिला है कई सारे नगरों में। इसके साथ साथ सड़कें एक दूसरे से बिल्कुल समानांतर पर काटती थी। इस तरीके से ऐसे सड़कों को ऑक्सफोर्ड सर्कस का भी नाम इतिहासकारों ने देने की कोशिश की है। साथ ही साथ जब खुदाई हुई तो खुदाई के बाद ऐसा पता चला कि कई नगरों से, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो में एक कांस्य नर्तकी मिली है। इसके साथ में हड़प्पा में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की प्रतिमा मिली है, जिसे लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वे उस समय पुरोहित की भूमिका में होंगे। लोथल में चावल के कुछ टुकड़े मिले हैं, और कालीबंगा में खेत जोतने के निशान भी मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय खेती का कार्य शुरू हो चुका था। इसके साथ साथ व्यापार के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ था। मेसोपोटामिया के लोग कपास को सिंडन बोलते थे, और सिंडन सिंधु से मिला हुआ नाम है। और इसी तरीके से ये भी प्रमाण मिलता है कि इसे मेलुहा कहा गया है वहां पर, और साथ में साथ इसका दिलमुन और माकन जैसे बंदरगाहों के साथ व्यापार होता था। तो बहुत ही विस्तृत नगर था, और अपने आप में बहुत ही लाजवाब। और एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बच्चे जब शुरुआत करते हैं पढ़ना तो उनको बहुत कुछ अपनापन लगता है कि मनुष्य ने कैसे अपने जीवन की शुरुआत करी होगी और कैसे वे ग्रामीण संस्कृति से शहरी संस्कृति में प्रवेश किए होंगे। जी सर, इतनी बड़ी सभ्यता होने के बावजूद इस सभ्यता का विनाश हो गया, कैसे? विनाश के बारे में इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे कुछ लोग तो कहते हैं पैंडेमिक के वजह से, अचानक कोई पैंडेमिक आ गया होगा जिससे इतनी बड़ी जनसंख्या समाप्त हो गई होगी। साथ ही साथ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुछ एक्सटर्नल अटैक इस सभ्यता पे हुआ था। कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लोग शांति प्रिय थे, लेकिन कुछ बाहर से कुछ ऐसे लोग आए जो बाहरी थे, बताया जाता है कि बाहरी थे, उन्होंने अटैक किया, और अटैक करने के बाद इस सभ्यता का समूल नाश कर दिया। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई होगी
जैसे बाढ़ आ गई होगी, क्योंकि ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे स्थित थी। कुछ लोग ये बताते हैं कि भूकंप की स्थिति आ गई होगी, तो इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार डी कौशाम्बी हैं, सर गार्डन चाइल्ड हैं, कई सारे इतिहासकार ने इसको अपने अपने तरफ से व्याख्याएं की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नई पीढ़ी इस पर खोज करे। एक चीज मैं और बता दूं, हड़प्पा संस्कृति के लोग, हमारे जो पूर्वज के तौर पे जो भी लोग हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें छोड़ी है, बहुत कुछ जानकारियाँ उन्होंने छोड़ी है। जैसे कि उन्होंने एक लिपि भी लिखी है जिसको हम चित्राक्षर लिपि के नाम से जानते हैं। शायद आप लोग की पीढ़ी आए, उस लिपि को पढ़े, और पढ़ने के बाद में और भी जानकारी हम सभी के समकक्ष आए, हम सभी के सामने आए, तो पूरे के पूरे लोगों को पता चलेगा ये इस संस्कृति की और ज़्यादा कौन कौन सी विशेषताएं थीं। जी सर, आपने सिंधु सभ्यता को इतनी आसान तरीके से हम सबको समझाया, इसके लिए धन्यवाद। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 में, जिसमें हम वैदिक संस्कृति के बारे में वार्तालाप करेंगे। दर्शकों को धन्यवाद कि उन्होंने हमें धैर्यपूर्वक सुना। नमस्कार।